ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में आप चादर बिछाते हैं तो आप गरीब आवाम के सर पर से चादर नहीं बोले घर छीन रहे हैं। मैं मुसलमान हूँ, मेरे बगैर ये मुल्क नामुकम्मिल है। मैं इस मुल्क का यरगमाल नहीं हूँ, मैं इस मुल्क का कैदी नहीं हूँ। मैं पूरे सिटीजनशिप की राइट को चाहता हूँ और अभी चाहता हूँ। मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ, न मैं यहाँ प्रधानमंत्री हूँ न मुख्यमंत्री हूँ। और हमारा बच्चा अगर कोई शादी की बारात में खाली लकड़ी की तलवार से 3 मार पे नाचा तो पकड़ उसको, पकड़ पकड़। अरे अरे देख देख देख, चाकू निकाला ये। अरे लकड़ी है बाबा। तेवर में तलखी, तंज भरे अल्फाज, जुबान पर मजहब वाला कार्ड और दिल में हिंदुस्तान के मुसलमानों की रहनुमाई का ख्वाब। जो हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी को जानते हैं, वो उनकी तीखी और लच्छेदार शैली को भी बखूबी पहचानते हैं। डरो मत मोदी से, मैं खड़ा हुआ हूं, एक मर्द तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। जुबानी जमा खर्ची करके पानी पी पी कर मुसलमानों को भड़काना, भारत में हिंदू राष्ट्र के नाम पर अल्पसंख्यकों में एक डर का माहौल बनाना, ओवैसी की सियासत अभी तक इसी फार्मूले के इर्द गिर्द घूमती नजर आई। 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट को जाकर इन्होंने कहा था कि हम हाथ नहीं लगाएंगे मस्जिद को। आपने डिमोलिशन कर दिया और जितने एक्यूज थे पूरे बरी हो गए। आप अपील भी नहीं करते। ओवैसी की सियासत मुसलमान शब्द से शुरू होती है और उसी पर खत्म। आप ओवैसी का कोई भी भाषण उठाकर देख लीजिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों का जिक्र होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना। ओवैसी बार बार हिंदुस्तान के सेकुलर होने की दुहाई देते हैं, लेकिन सवाल यह है कि ओवैसी खुद कितने सेकुलर हैं। सवाल यह भी है कि असली सेकुलरिज्म क्या है। राज्यसभा में पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में बोलते हुए सच्ची धर्मनिरपेक्षता का मतलब समझाते हैं। और वो रास्ता हमने चुना है सेक्युरेशन का। हर योजना के जो लाभार्थी हैं, सुना आपने, धर्मनिरपेक्षता का मतलब है धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव न करना, सबको अवसरों की समानता देना, यानी तुष्टीकरण किसी का नहीं, सबका विकास। यही कारण है कि मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के फार्मूले पर चलते हैं। तो फिर कौन धर्मनिरपेक्ष हुआ और कौन कट्टर, ये सवाल अहम हो जाता है। और तोड़ने वाले को मेरा घर, क्योंकि हैदराबादी ओवैसी भाईजान अक्सर उन मोदी के सेकुलरिज्म पर सवाल उठाते हैं, जो मंदिर जाते हैं, जो गुरुद्वारे में शीश नवाते हैं, जो काशी में महादेव को प्रणाम करते हैं, तो गुरुद्वारे में सिर पर पग भी बांधते हैं। ओवैसी उन मोदी को कटघरे में खड़ा करते हैं, जो संत रविदास के मंदिर में जाते हैं, श्रद्धा से सिर झुकाते हैं और शहंशाह मदीना ख्वाजा गरीब नवाज की जियारत के लिए मखमली चादर भी नियम पूर्वक हर साल भिजवाते हैं। तो बताइए कि असली सेकुलर कौन है, जो सिर्फ एक मजहब की बात करता है या जो सबके साथ और सबके विश्वास में यकीन करता है, सामाजिक समरसता की बात करता है। ये तस्वीरें साल 2019 की हैं,
जब पीएम मोदी ने कुंभ में सफाई कर्मचारियों के पैर धोए और तौलिए से पोंछकर धर्म और जाति से बढ़कर मानवता का संदेश दिया। असल में बदकिस्मती से धर्मनिरपेक्षता शब्द का जब भी जिक्र आता है तो इसमें हिंदू मुसलमान का एंगल ही सबसे पहले खोजा जाता है। मोदी पर सवाल उठाने वाले हैदराबादी भाईजान अक्सर मुस्लिम का विक्टिम कार्ड खेलते नजर आते हैं। मोदी सरकार मुसलमानों को तालीम याफ्ता नहीं बनाना चाहती। असल में मोदी के खिलाफ विपक्ष के पास अगर कोई हथियार है तो वो है एंटी मुस्लिम नैरेटिव का गढ़ा जाना। वो वैसे अगर मुसलमानों को मोदी का खौफ दिखाते हैं, लेकिन सेक्युलरिज्म और कट्टरता में आपको और अंतर समझना है तो इन तस्वीरों पर भी गौर फरमाइए। मोदी शुक्रवार को मुंबई में थे, जहां उन्होंने दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय के लोगों से मेल मुलाकात की। बोहरा समुदाय के धर्मगुरु मुफद्दल सैफुद्दीन ने पीएम मोदी की अगुवाई की। बस ये 3 तस्वीरें देख लीजिए, पीएम मोदी और दाऊदी बोहरा समाज से उनके जुड़ाव की पूरी कहानी बयां हो जाएगी। पीएम के साथ दाऊदी बोहरा समाज के गुरु मुफद्दल सैफुद्दीन थे, जिनका हाथ थामे मोदी आगे रहे। इस कार्यक्रम में दोनों ने रोटियां बेलकर एक परंपरा निभाई और इस मौके पर पीएम मोदी ने बोहरा मुस्लिम समाज के साथ अपने पुराने रिश्तों को भी बखूबी याद किया। आप सभी के बीच आना मेरे लिए परिवार में आने जैसा होता है। और वो जो मैंने आज आपकी वीडियो देखा, फिल्म देखी, तो मेरी एक शिकायत है और मैं चाहूंगा कि इसमें सुधार कीजिए। आपने बार बार उसमें माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री कहा है। मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, न मैं यहां प्रधानमंत्री हूं न मुख्यमंत्री हूं। और शायद मुझे जो सौभाग्य मिला है वो बहुत कम लोगों को मिला है। मैं 4 पीढ़ी इस परिवार के साथ जुड़ा हूं, 4 पीढ़ी, और चारों पीढ़ी मेरे घर आई है। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी ओवैसी को किसी मंदिर में जाते देखा है? क्या हिंदुओं या सिखों के किसी प्रोग्राम या लंगर में ऐसे रोटी बनाते हुए देखा है? तो फिर ये तय कीजिए, कट्टर कौन है और कौन सेक्युलर। असल में सियासत ने भले मुस्लिमों को एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया हो, लेकिन मोदी का मुस्लिम समाज से जुड़ाव राजनीति से ज्यादा सामाजिक रहा है। मोदी गरीबों की बात करते हैं, पसमानदा मुस्लिमों की बात करते हैं, और यही बातें ओवैसी जैसे सियासतदानों को चुभती हैं। लिहाजा वो मोदी पर एंटी मुस्लिम होने का आरोप लगाते हैं। आपने माइनॉरिटी के बजट को 40% कम कर दिया, स्कॉलरशिप के पैसों में 560 करोड़ रुपए कम कर दिए। ये आपकी मोहब्बत है जो नफरत की निशानी बनती है। नरेंद्र मोदी की सरकार ये नहीं चाहती कि अक़लियत और मुसलमानों के बच्चे तालीम याफ्ता होकर इस देश को मजबूत करें। वो उनको हमेशा गुर्बत और नाइंसाफी का शिकार बनाकर रखना चाहती है। पसमानदा मुसलमान से आपकी मोहब्बत, दीजिए 1950 के प्रेसिडेंट ऑर्डर तरमीम करिए, दलित मुस्लिम का स्टेटस पसमानदा को दीजिए। आप नहीं देना चाहते, क्या मजहबी आजादी का उनको हक हासिल नहीं है? स्पीकर साहब, मैं मुसलमान हूं, मेरे बगैर ये मुल्क नामुकम्मिल है। मैं इस मुल्क का यरगमाल नहीं हूं, मैं इस मुल्क का कैदी नहीं हूं। मैं पूरे सिटीजनशिप की राइट को चाहता हूं और अभी चाहता हूं। ओवैसी सिर्फ इसलिए मशहूर हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मजहब की राजनीति चलाते हैं।
मोदी का नाम लेकर मुसलमानों को भड़काते हैं, फिर चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों न कहना पड़े। करीब 3 दिन पहले ओवैसी का लोकसभा में दिया गया ये बयान सुनिए। गुलबर्गा के रेलवे स्टेशन को हरा रंग किया गया था, उसको ये कहकर तब्दील कर दिया कि मुसलमानों का रंग है। सर, मैं पूछना चाहता हूं, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार तिरंगे के हरे रंग को निकाल देंगी? क्या हरा रंग मुसलमानों का है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार खरबूजे पर पाबंदी आयद कर देगी और देश की जनता से कहेगी कि नागपुर में आपके हेड ऑफिस में उगा हुआ सिर्फ संतरा खाया जाएगा? सुना आपने, ओवैसी तिरंगे के हरे रंग को मुसलमानों से जोड़ रहे हैं। वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि उसे हरे रंग से नफरत है। अब आपको आज की तस्वीरें दिखाते हैं। पीएम मोदी शनिवार को त्रिपुरा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो हरे रंग के कुर्ते में नजर आए। इस्लाम में हरे रंग को पाक माना जाता है, लेकिन इराक, तुर्की, कतर, अफगानिस्तान, यमन, दुनिया के कई इस्लामिक देश ऐसे भी हैं जिनके झंडे में हरा रंग नहीं है। दरअसल ओवैसी हिंदुस्तान के तिरंगे में जिस हरे रंग को मुस्लिमों से जोड़ रहे हैं, वो हरियाली का प्रतीक है, किसी धर्म का नहीं। जाहिर है, हरा रंग सिर्फ मुसलमानों का नहीं, सबका रंग है, लेकिन ओवैसी जैसे सियासतदान रंगों पर भी सियासत करने से बाज नहीं आते। सच कहें तो कट्टरता की पिच पर खेलना, मुस्लिमों के इर्द गिर्द अपनी राजनीति को साधे रखना ओवैसी की मजबूरी भी है। ओवैसी मजहब की बात इसलिए करते हैं ताकि मुस्लिम वोट बैंक को इंटैक्ट रखा जा सके। हालांकि इस संदर्भ में उनके पुराने प्रयोग कुछ खास कामयाब नहीं रहे हैं। यूपी, बंगाल और गुजरात इसके उदाहरण हैं, जहां ओवैसी को करारी हार का सामना करना पड़ा। गुजरात में तो नोटा को ओवैसी की पार्टी से ज्यादा मत मिले, लेकिन फिर भी ओवैसी गलतियों से सीख नहीं लेते। वो मजहबी कार्ड आज भी इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि कर्नाटक और तेलंगाना में चुनाव है। कर्नाटक में कुल 60% मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। जानकारी के मुताबिक इनमें से 30 पर ओवैसी अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। इसलिए वो कभी संसद में गुलबर्गा के रेलवे स्टेशन के हरे रंग को बदलने का मुद्दा उठाते हैं, तो कभी तकरीरों में टीपू सुल्तान की बात करते हैं। टीपू गद्दार नहीं था, टीपू वफादार था। टीपू बुज़दिल नहीं था, टीपू बहादुर था। टीपू अंग्रेजों से गुलामी को कबूल नहीं किया। टीपू ने अंग्रेजों के खिलाफ झंडा उठाया कि इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराऊंगा, और टीपू शहीद हो गया। अपने हाथ में तलवार थी टीपू की, और ये अंग्रेजों के जो गुलाम थे आज टीपू को गाली देते हैं। टीपू ने माफीनामा लिखकर नहीं दिया था अंग्रेजों को, मैं मुझे माफ कर दो। टीपू ने 7 खत तो छोड़ो, 1 खत टीपू ने नहीं लिखा अंग्रेजों को। आज आप कहते हैं कि टीपू सुल्तान गद्दार है। अरे फिर कौन वफादार है, बताओ। ओवैसी सिर्फ मुस्लिम और मजहब की बात ही क्यों करते हैं, इसे समझने के लिए आपको AIMIM के इतिहास को जानना पड़ेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन को 1936 में नवाज किलेदार ने शुरू किया था। हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य था, वहां नवाबों का शासन था। इसके बाद MIM मुस्लिम लीग से जुड़ गया। MIM अलग मुस्लिम राज्य की मांग को लेकर मुस्लिम लीग के साथ रहा। MIM का हैदराबाद के उन रजाकारों से गहरा रिश्ता रहा जो हैदराबाद को भारत में शामिल करने के खिलाफ थे। यही वजह है कि 1948 से 1957 तक MIM को बैन किया गया था। ओवैसी परिवार के हाथ में पार्टी की बागडोर उस समय आई जब 1957 में इस संगठन पर से बैन हटाया गया। 1957 में इसके नाम में ऑल इंडिया जुड़ा और साथ ही पार्टी के संविधान को भी बदला गया। विरोधी आरोप लगाते हैं कि पार्टी का संविधान तो बदल दिया गया, लेकिन इस पर आज भी मुस्लिम लीग का असर है। विपक्ष आरोप लगाता है कि मजहबी कट्टरता और मुस्लिम परस्त राजनीति आज भी AIMIM के मूल में है, जिसकी तस्दीक ओवैसी के बयान करते भी रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।